हेलो फ्रेंड्स, वेरी गुड आफ्टरनून ऑल ऑफ यू। मेरा एक ये नया वीडियो है जो मैं पिछले कई पार्ट्स आपको दे चुका हूँ मौर्य वंश के बारे में। उसी का ही एक ये नेक्स्ट पार्ट है अशोक के शिलालेख। और अशोक ने कितना शिलालेख बनवाए अपने शासनकाल में। अशोक 269 में राजगद्दी पर बैठे बीसी में, और कितने साल तक शासन किया। उसके साथ साथ उन्होंने जब वो गद्दी पर बैठे, उसके साथ साथ जब उन्होंने अपने शासन के बारे में बौद्ध धर्म ग्रहण करने के बाद या बौद्ध धर्म ग्रहण करने से पहले लगभग उसी समय में उन्होंने कितने प्रजा के लिए काम किए, कितने बेनिफिशियल वर्क किए, ये सब उसी की डिटेल है। और देखो, बहुत सारे वीडियो आएंगे आपके सामने, डिफरेंट टाइप के टीचर्स मिलेंगे, और आई एम वन ऑफ देम। मैं भी उन्हीं में से एक हूँ जो आपको वो जानकारी दे रहा हूँ। लेकिन मेरी जानकारी भी बहुत सटीक जानकारी है। मैं ये नहीं कहता कि उनसे मेरी बेस्ट है, दी बेस्ट है, नहीं। सब टीचर बहुत अच्छे होते हैं, जिसकी वीडियो आपको बढ़िया लगे उसकी देख सकते हो। लेकिन मैं ये ज़रूर कहूँगा कि मेरी जो सेलेक्ट पॉइंट पे है समथिंग डिफरेंट टू अदर्स, ये आपके लिए बहुत बेनिफिशियल है। आप इसको देखें और ये आपके लिए बहुत कामयाब रहेगी। आओ कम टू द पॉइंट। हम बात कर रहे थे अशोक के शिलालेख, ठीक है भाई। शिला मतलब पत्थर, पत्थरों पर खुदवाए गए, लिखवाए गए कुछ अपनी जानकारियां। तो अशोक ने अपने शासन काल में, जब अशोक शासन कर रहा था, राज्य चला रहा था अपना, तो अशोक ने अपने शासन काल में लगभग 40 ऑलमोस्ट 40 शिलालेख खुदवाए। इससे पहले 33 का भी वर्णन आता है कि 33 खुदवाए, लेकिन जब बाद में खुदते चले गए और शिलालेख या अभिलेख मिले तो लगभग 40 के आसपास उनकी संख्या हो जाती है। पहले 33 थी, लेकिन अब 40 के आसपास हो जाती है। ये करेक्ट जानकारी है, जो बुक्स है केसी श्रीवास्तव जी की, ठीक है, उनसे मैंने ये उठाई है, ठीक है भाई, और 2-3 बुक से उठाई है। अच्छा, जो शिलालेख मिले हैं या अभिलेख पाए गए हैं अशोक के, वो कहाँ कहाँ से मिले हैं। क्योंकि जब अशोक का शासनकाल था बीसी पूर्व में, तो उस समय का जो अखंड भारत था, तो अफगानिस्तान, बांग्लादेश, नेपाल, श्रीलंका भी कुछ पार्ट था, ठीक है भाई, हाँ, और जो आसपास के क्षेत्र थे वो थे। तो ऐसे करके ऐसे एरिया जहाँ पे शिलालेख पाए गए हैं वो भारत है, पाकिस्तान है, अफगानिस्तान है, बांग्लादेश है, नेपाल है, और एडजेसेंट कंट्री कुछ एरिया ऐसा है जो जहाँ पे शिलालेख मिलते हैं, ठीक है भाई। ये अभिलेख बौद्ध धर्म के सबसे प्राचीन और जीवित साक्ष्य माने जाते हैं। बौद्ध धर्म एक ऐसा धर्म था जिसको अशोक ने अपनाया था, और चूंकि अशोक ने जब बौद्ध धर्म अपनाया तो उन्होंने उसी के उत्थान के लिए अशोक ने बौद्ध धर्म को बढ़ाने के लिए बहुत सारे कार्य किए। तो इसको हम ये भी कह सकते हैं, ये अभिलेख बौद्ध धर्म के सबसे प्राचीन और जीवित साक्ष्य माने जाते हैं, ठीक है भाई। प्राप्त शिलालेखों को 3 भागों में बांटा जाता है। अच्छा, जो शिलालेख पाए गए हैं अशोक के, उनको कितने भागों में डिस्ट्रीब्यूट किया गया है, कितने भागों में बांट सकते हैं। तो सभी शिलालेख एक प्रकार के तो नहीं रहेंगे, या उनकी आकार या उनकी जो उनमें जानकारी है वो सब एक तरह की तो होगी नहीं, थोड़ी डिफरेंट होगी। तो उन्हीं के आधार पर हमने बांटा है कि एक तो स्तंभ अभिलेख थे, स्तंभ मतलब एक तरह पिलर टाइप के जो थे, ठीक है, गोल हो सकते हैं, चौकोर हो सकते हैं, उन पर भी लिखवाया गया अशोक के द्वारा। एक थे शिलालेख, खाली पत्थर की एक शिला थी, उस पर लिखवा दिए गए। एक थे गुहालेख या गुहा अभिलेख, ठीक है, यानी कि गुफाओं में लिखे गए साक्ष्य, ठीक है, उसमें जानकारी दी गई है। अब हम बढ़ते हैं कि अशोक ने जो अभिलेख लिखवाए उनमें जो महत्वपूर्ण है, वेरी इंपॉर्टेंट जो अभिलेख है उनके बारे में जिक्र करते हैं। तो अशोक ने 14 अभिलेख ऐसे थे जो बहुत इंपॉर्टेंट है, उनके बारे में जानकारी हम देते हैं जो अशोक ने लिखवाए हैं। वैसे मैं बता दूं, मेरा यूट्यूब चैनल अपना इतिहास है, ठीक है, जो मेरा अभी मैंने रिसेंटली स्टार्ट किया है कुछ ही महीनों से। मैं बीच में कोरोना पॉजिटिव हो गया था तो मैंने वो थोड़ा सा मैं नहीं कर पाया। अभी पिछले 1 महीने से मैं लगभग 3 हफ्तों से मैं इसमें एक्टिव हो गया हूँ। मेरा नाम प्रमोद कुमार है। मेरी जो जानकारी है वो मैं आपको दे रहा हूँ और आपके काम आएगी। टीजीटी, पीजीटी
और बाकी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए वेरी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन इज गिवन बाय मी ऑल ऑफ यू। ठीक है भाई। सर्वप्रथम खोज। अब ये देख लो कि जो अभिलेख है सबसे पहले इसको किसने खोजा था। कोई तो व्यक्ति होगा जिसने खोजा था। तो वो व्यक्ति कौन थे? पादरेटी फैंतेलर। ठीक है, पादरेटी फैंतेलर थे। 1750 ईस्वी में सबसे पहले इसको खोजा था। जो 14 अभिलेख मिले हैं, लेकिन इसकी भाषा नहीं पढ़ पाए थे। मैं बता दूं, भाषा ये पाली में, खरोष्टी में लिखे गए अभिलेख हैं। पढ़ने में पहली बार जो सफलता मिली वो थे जेम्स प्रीसेप। कौन थे भाई? जेम्स प्रीसेप। और खोजे किसने थे सबसे पहले? पादरेटी फैंथेलर ने 1750 में। और जो सबसे पहले इस पर लिखी गई भाषा को पढ़ा और समझा था उनका नाम जेम्स प्रीसेप था। और इन्होंने ये कब जानकारी प्राप्त की थी? 1837 में। अच्छा, ऐसे ही। लेकिन अगर हम देखें, जब 1837 में अभिलेख खोजे गए, उनको पढ़ा गया, लेकिन कहीं अशोक का स्पष्ट उल्लेख नहीं था। तो दीपवंश और महावंश जो 2 महाग्रंथ हैं जो श्रीलंका से पाए गए हैं, बौद्ध धर्म से संबंधित ये ग्रंथ है, तो उनमें अशोक का प्रियदर्शनी के बारे में उल्लेख था, लेकिन स्पष्ट नाम अशोक नहीं आता था। लेकिन अब अशोक नाम स्पष्ट मिल रहा है। कब? मास्की से प्राप्त अभिलेख में अशोक के नाम का पहली बार स्पष्ट उल्लेख मिलता है, और जिसकी जानकारी 1915 में सामने सबसे पहले आती है। अब आओ पढ़ते हैं कि कौन कौन से ऐसे 14 अभिलेख थे जो अशोक ने खुदवाए, कुदवाए या लिखवाए। उनके बारे में वेरी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है, आप इसको देख सकते हैं। इसमें जो इंपॉर्टेंट है मैं उस पर टिक करता जाऊंगा, उसको आप समझते जाना। प्रथम अभिलेख, पशु बलि की निंदा की गई है। अक्सर पेपर में आता है कि अशोक ने किस अभिलेख में पशु बलि की निंदा की है, तो वो कौन सा है हमारा? वो अभिलेख है हमारा प्रथम अभिलेख। ठीक है भाई, पशु बलि की निंदा की है पूर्ण रूप से। द्वितीय अभिलेख, सेकंड अभिलेख में क्या कहता है? मनुष्य और पशु की चिकित्सा। अशोक ने बौद्ध धर्म से प्रेरित होकर और कलिंग युद्ध के बाद जनमानस के लिए बहुत सारे ऐसे कार्य कराए जिससे मनुष्यों का और पशुओं का दोनों का बराबर हित हो सके। तो उसी में एक कड़ी थी कि मनुष्य और पशु दोनों की चिकित्सा का प्रबंध, ट्रीटमेंट का प्रबंध अशोक ने करवाया था। ठीक है, जहाँ से भी मेडिसिन मिली, अगर उसके राज्य में नहीं थी, अगर बाहर से भी लाई गई, तो वो मेडिसिन उन्होंने मंगवाई और मनुष्य और पशु को लगवाई। ठीक है, ये सेकंड अभिलेख में आता है। ऐसे थर्ड अभिलेख में क्या क्या है? उच्च अधिकारियों को आदेश दिया गया। ठीक है, उच्च अधिकारियों को आदेश था कि प्रत्येक 5वें वर्ष राज्य की धार्मिक यात्राओं पर जाएं। यानी कि जो राजा अशोक सम्राट थे, उनके क्षेत्र में बहुत सारे राज्य आते थे, तो उनके जो राजा थे और उनके अधीन जो उच्च अधिकारी थे, उनको आदेश दिया गया था कि प्रत्येक 5वें वर्ष आप राज्य के विभिन्न क्षेत्रों में जाएं और धर्म से संबंधित, बौद्ध धर्म से संबंधित जानकारी प्रजा को दें और धर्म का प्रचार भी करें। ठीक है भाई। चौथा अभिलेख है, इसमें भैरी घोष की जगह पर धम्म घोष की स्थापना की गई। भैरी घोष मतलब युद्ध की जगह, युद्ध की धुंध भी होती है ना, जो बताते हैं एक तरह से वो युद्ध के लिए जो तैयार करते हैं। ठीक है ना, लोग युद्ध की घोषणा नहीं होगी, केवल धम्म की घोषणा होगी, धम्म के बारे में ही जिक्र किया जाएगा। अब ये कहते हैं कि 5वें अभिलेख में क्या जानकारी आती है? धर्म महामात्राओं की नियुक्ति की घोषणा करते हैं। जितने भी धर्म महामात्र थे, धर्म के बारे में जानकारी देने वाले या धर्म का प्रचार करने वाले या धर्म से जुड़े हुए व्यक्ति जो किसी भी प्रकार से धर्म का भला कर सकते हैं, वो धर्म महामात्राओं को उन्होंने नियुक्ति के बारे में बताया है। छठे अभिलेख में आत्म नियंत्रण की घोषणा की गई है। मतलब अशोक कहता है कि सबसे जरूरी है सेल्फ कंट्रोल। अगर व्यक्ति, इंसान खुद से कंट्रोल कर लेता है चीज़ों को, तो वह व्यक्ति मार नहीं खाता। तो वो कहते हैं कि सबसे पहले आदमी को आत्मनियंत्रण करना चाहिए। ठीक है भाई। 7वां और 8वां अभिलेख क्या कहता है? 7वां और 8वां अभिलेख अशोक की तीर्थ यात्राओं का वर्णन। 7वें और 8वें अभिलेख
में कहा गया है कि अशोक जहाँ जहाँ तीर्थ यात्राओं की पे जाता है वहाँ क्या क्या घोषणा करता है, क्या क्या वो जिक्र करता है, किस तरह की जानकारी वहाँ पे डिलीवर की गई है, वो उसके बारे में बताता है। अब ये आता है हमारा 9वां अभिलेख, सच्ची भेंट एवं शिष्टाचार का वर्णन। अब देखिए, आदमी जब मिलता है ना किसी से, तो ये कहते हैं ना, दिल को देखो चेहरा ना देखो, चेहरे को लाखों ने लूटा, दिल सच्चा और चेहरा झूठा। तो वही बात वहाँ बहुत पहले 2000 साल पहले, 2200 साल पहले अशोक कहता है कि जब इंसान इंसान से मिले तो प्योर मन से मिले, झूठे फेस से ना मिले। तो बिल्कुल वही सटीक बात है। अशोक कहता है कि सच्ची भेंट होनी चाहिए और जब मिले एक दूसरे का रेस्पेक्ट होना चाहिए, शुड बी रेस्पेक्ट टू ईच अदर व्हेन वी टू पर्सन्स मीट। ठीक है भाई, तो शिष्टाचार होना चाहिए। 10वां अभिलेख क्या कहता है, राजा और उच्च अधिकारी द्वारा प्रजाहित सर्वोपरि। मतलब वो कहते हैं कि चाहे राजा हो चाहे उच्च अधिकारी हो, उनका एक कर्तव्य बनता है, ड्यूटी बनती है कि वो अपनी प्रजा के बारे में हमेशा अच्छा अच्छा सोचे और उनकी भलाई के लिए कार्य कर सके। ठीक है भाई। अब ये 11वां अभिलेख क्या कहता है, धम्म की व्याख्या की गई है। मतलब धम्म क्या है, व्हाट इज द धम्मा, क्या है ये, उसके बारे में पूरी जानकारी यहाँ पे दी गई है। उसको पूरा एलेबोरेट किया गया है, बताया गया है, एक्सप्लेन किया गया है, समझाया गया कि धम्म क्या है। ये कौन से अभिलेख में है, 11वें अभिलेख में। ठीक है भाई। कहते हैं कि अशोक की यात्राओं का वर्णन कौन से अभिलेख में आता है, 7वें और 8वें अभिलेख में आता है। अब ये कहता है कि 12वें अभिलेख में स्त्री महामात्रों की नियुक्ति एवं सभी के विचारों का सम्मान। क्वेश्चन आता है जरूर, ये पेपर में कई बार आया है कि स्त्री महामात्रों की नियुक्ति के बारे में कौन से अभिलेख में जिक्र आता है, वर्णन आता है। तो वो कौन सा है भाई, 12वां अभिलेख, 12वां अभिलेख। ठीक है भाई। वेरी इंपॉर्टेंट, सब ध्यान से देख लेना, समझ लेना। 13वां अभिलेख, सभी जानते हैं कि अशोक ने कलिंग राज्य को जीतने के लिए, जो उड़ीसा क्षेत्र में आता है, बहुत बड़ी सेना के साथ कलिंग राज्य पर आक्रमण किया। 1.5 लाख लोग के आसपास मारे गए, डायरेक्ट सैनिक। उसके अलावा लाखों लोग वैसे मारे गए। 1.5-2 लाख के आसपास लोग घायल हुए, अपंग हो गए और बहुत रक्तपात हुआ, बहुत ही भयंकर युद्ध हुआ, बहुत लोग मारे गए, जनहानि हुई। उस युद्ध से दुखी होकर अशोक ने बौद्ध धर्म को स्वीकार किया था। तो अशोक अपने उस युद्ध के बारे में कहता है, जिक्र करता है कि कलिंग युद्ध में अशोक का हृदय परिवर्तन। कलिंग युद्ध के बाद अशोक का जो हृदय है, हार्ट है, वो चेंज हो जाता है और पड़ोसी राजाओं का उल्लेख भी इसी अभिलेख में किया गया है। सबसे लास्ट का, और इसको भी इंपॉर्टेंट कह सकते हो, अशोक अपनी जनता को धार्मिक जीवन जीने की प्रेरणा देता है। वो कहता है, क्योंकि अब मैं बता रहा हूँ, फिर वही बात आती है घूम की कि अशोक कलिंग युद्ध के बाद चेंज हो जाता है उनका हृदय, और वो अपने साथ साथ वो जनता को भी कहता है, अपनी प्रजा को भी कहता है कि आपको भी धर्म के मार्ग पर चलना चाहिए। उसी स्टेटमेंट को वहाँ कहता है कि अशोक अपनी जनता को धार्मिक जीवन जीने की प्रेरणा देता है, इंस्पायर करता है कि आप भी धर्म के रास्ते पर चलिए, रक्तपात में या बाकी इस तरह की चीज़ों में कुछ नहीं रखा है, और धर्म की शिक्षा वो बढ़ाता है। ठीक है भाई, ये जानकारी आपके लिए थी। काफ़ी दिनों से वीडियो नहीं आ पा रहा था, बहुत शादियाँ थी हमारे परिवार में, है ना, और तुम जानते हो कोई ऐसी घटना घट जाती है तो जाना पड़ता है, वो भी ज़रूरी है। तो ये वेरी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है। और दोस्तों, मैं अभी आज ही, बल्कि है ना, आज कितना है, 30 नवंबर है, आज शाम को मैं वैष्णो देवी की यात्रा पर निकल रहा हूँ, और मैं माता से प्रार्थना करूँगा और आशीर्वाद लूँगा कि माता मुझे आशीर्वाद दो, और मेरे सभी जो फॉलोवर हैं उनको भी सफलता मिले और उनका भी सबका बढ़िया भला हो। ओके दोस्त, सभी को मेरा एक बार फिर से गुड लक, ऑल द बेस्ट, थैंक यू, बाय।